Hello children, good morning. I'm going to teach you the fourth chapter of history, colonialism and tribal society. In this chapter you will learn about the changes in tribal life under the colonial rule. Let's start the chapter. India is home to a very large tribal population. बड़ी संख्या में यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है. दे आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल ऑफ द लैंड. कुछ तो इसमें से इस ज़मीन के बहुत पुराने बासिंदे हैं. दे आर हैंस नोन एज द आदिवासी, इसलिए इन्हें आदिवासी कहा जाता है. लिटरली मीनिंग ओरिजिनल इनहैबिटेंट, इसका मतलब होता है ओरिजिनल निवासी या ओरिजिनल बासिंदे हैं इस धरती के. वी लर्नड अबाउट द डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप के बारे में इंडिया के. तो फर्स्टली हम फोकस करेंगे सोर्स के ऊपर कि ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें ट्राइबल लोगों के बारे में जानकारी मिलती है. द हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया इन द कॉलोनियल पीरियड कैन बी रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम मेनी सोर्स. कॉलोनियल पीरियड के समय ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बहुत सारे सोर्स हमें मिलते हैं. इम्पॉर्टेंट उसमें से कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, एक्ट्स हैं, लॉज, बहुत सारे कानून, पुलिस रिकॉर्ड है, फिर मेमोरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. इन सभी से हमें ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जानकारी मिलती है. न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द इवेंट एंड इंसिडेंट ऑफ द पीरियड. न्यूज़पेपर जो रिपोर्ट थे उनसे भी हमें ट्राइबल लोगों के बारे में उस समय के इंसिडेंट और इवेंट के बारे में जानकारी मिलती है. बुक्स एंड नॉवेल्स रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम. इस समय ब्रिटिश पीरियड के समय बहुत सारी बुक्स एंड नॉवेल्स भी ट्राइबल लोगों पर लिखी गई, जिससे हमें पता चलता है नेचर ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट विद द रूलिंग क्लासेस. इन बुक्स और नॉवेल से हमें पता चलता है कि ट्राइबल सोसाइटी का नेचर कैसा था और उनके जो झगड़े थे वो रूलिंग क्लासेस जैसे मनी लैंडर, जमींदार या उस समय के वहाँ किंग थे उनसे कैसे हुआ करता था. अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इज़ ओरल रिकॉर्ड. ब्रिटिश पीरियड के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट एक और सोर्स था, उसका नाम था ओरल रिकॉर्ड. पास डाउन एंड प्रिजर्व अक्रॉस जनरेशन. ये जो ओरल रिकॉर्ड होते थे ये रिटन में नहीं होते थे, ओरली होते थे. इसीलिए ये जनरेशन मीन्स दादा से उसके पिता को, फिर पिता से उसके बेटे को पास हो जाती थी. दीज कंसिस्ट ऑफ मिथ्स, वॉर सॉन्ग्स एंड पोएम्स. इसमें होती थी उनके मिथ्स मतलब रिलीजियस बिलीव्स एंड सोशल कस्टम, उनके सॉन्ग वॉर सॉन्ग्स, उनके युद्ध के समय गाए जाने वाले गीत और बहुत सारी पोएम्स. और इन्हें कंपोज कौन करता था? आदिवासी. पर वो लिखते नहीं थे, नहीं, क्योंकि उन्हें लिखना नहीं, वो ओरली इसको पास करते थे, लिखना नहीं आता था. तो दीज अब हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन है. तो दीज ओरल सोर्स आर कंपाइल्ड एंड स्टडीड बाय द स्कॉलर नोन एज द एंथ्रोपोलॉजिस्ट. जिस जो भी ओरल सोर्स को कंपाइल्ड करता है यानी कि उसे कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को और अरेंज करता है लिस्ट में और उसको स्टडी करता है, उस स्कॉलर को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट. वो सिर्फ ट्राइबल सोसाइटी के ओरल सोर्स के नहीं, हु स्टडी ऑल फॉर्म ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, वो सभी ह्यूमन सोसाइटी के ओरल फॉर्म को कलेक्ट करता है. तो ओरल हिस्ट्री आर ऑल्सो कंसिडर क्रूशियल सोर्स टू वेरीफाई ऑफिशियल अकाउंट्स. तो ओरल सोर्स भी जो है वो ट्राइबल सोसाइटी के बारे में जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. नेक्स्ट है ट्राइबल सोसाइटी अंडर द ब्रिटिश. जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उनका ट्राइबल लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा. ट्रेडिशनली इन ट्राइबल सोसाइटी लैंड यूज टू बी कॉमनली हैड and the right to use a particular piece of land used to be given to family by the village council or the village chief. ट्राइबल सोसाइटी में पर्टिकुलर किसी इंसान की अपनी ज़मीन नहीं होती थी. कॉमनली वो लोग उस ज़मीन को यूज़ करते थे और ये ज़मीनें उस फैमिली को विलेज काउंसिल या विलेज का जो चीफ यानी गांव का जो मुखिया होता था वो उसे देता था. और कहाँ देता था? इन हिल एरिया, पर्टिकुलरली वेयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन वॉज प्रैक्टिस. हिल एरिया में वो ज़मीनें उस फैमिली को दी जाती थी और जिस पर कि वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे.
शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है मैं ये पहले बता चुकी हूँ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट की एक पीस ऑफ लैंड को क्लीन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न या झूमिंग खेती भी कहा जाता है। तो एक पीस ऑफ लैंड को जब वो लोग उस एरिया के पेड़ पौधे को काट उठ करके उस लैंड को क्लीन कर लेते हैं तो उस पर 3-4 साल खेती करते हैं। जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वो लोग नेक्स्ट पीस को क्लीन करते हैं, उस जंगल के लैंड को साफ़ करते हैं। और फिर जब उसकी फर्टिलिटी, उस पर 3-4 साल खेती करते हैं, जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो नेक्स्ट पीस ऑफ लैंड को साफ़ करते हैं। इस तरह से वापस वो लोग 10-12 साल बाद फर्स्ट लैंड पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि तब तक उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। इसीलिए इस खेती को बोला जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्सनल ऑनरशिप ऑफ लैंड। तो जो ट्राइबल सोसाइटी है यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि किसी की पर्सनल ज़मीन होगी। देयर वॉज नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ द ऑनरशिप ऑफ लैंड। जब कोई पर्सनल ज़मीन ही नहीं होती थी तो इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता था। एज देयर वॉज नो लैंड रेवेन्यू, इसलिए जब कोई पर्सनल ज़मीन नहीं होती थी तो कोई उससे लैंड रेवेन्यू भी नहीं लेता था। देयर वॉज नो नीड फॉर देम टू हैव अ रिटर्न प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड, इसलिए ये ज़रूरत ही नहीं कभी समझी गई कि इन ज़मीनों के मालिकाना हक़ के बारे में रिटर्न प्रूफ रखा जाए। जो मैडुअल रूलर थे वो भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे इन ट्राइबल लोगों की लाइफ में। However, the coming of British disrupted the largely self-sufficient community of the tribal people। पर जब जैसे ही ब्रिटिश आए तो उन्होंने धीरे धीरे ट्राइबल पीपल लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिटिश जो थे वो 3 लॉ लेकर के आए, 3 कानून, जिन्होंने कि ट्राइबल लोगों को बहुत अफेक्ट किया। द ब्रिटिश लॉ एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ट्राइबल ग्रुप्स। जो फर्स्ट उन लोग का एक्ट था वो था परमानेंट सेटलमेंट 1793। एक्सपोज द ट्राइबल कम्युनिटी टू द ग्रीड, यानी लालच को बता दिया उसने मनी लैंडर और जमींदार्स के। नेक्स्ट जो है वो ब्रिटिश आइसोलेट द ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम द नॉन ट्राइबल कम्युनिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 से ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, ट्राइबल कम्युनिटी और नॉन ट्राइबल कम्युनिटी को अलग अलग कर दिया। थर्ड जो था वो था क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871। इस एक्ट ने तो क्लासीफाई ये नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप एज क्रिमिनल्स, बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया और बहुतों को तो पनिश भी किया गया ट्राइबल ग्रुप्स को इस एक्ट के थ्रू। तो ये जो 3 एक्ट थे इसने जो ट्राइबल कम्युनिटी थी इंडिया की उसको बहुत ही अफेक्ट किए। अगला, एज अ रिज़ल्ट द न्यू रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, न्यू जो रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिश लेकर के है इसका ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर बहुत असर पड़ने लगा। ब्रिटिश टू एक्सप्लॉयट द रिच नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द ट्राइबल रीजन। अंग्रेज़ धीरे धीरे जितने भी नेचुरल रिसोर्स थे ट्राइबल रीजन से वो एक्सप्लॉयट करने लग गए। दे डिड सो बाय रिस्टोरिंग टू हैवी टैक्सेशन। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, ट्राइबल लोगों पर बहुत हैवी टैक्स पे लगा दिया। डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। एंड द लैंड एप्रोप्रिएशन, उन्होंने जंगल का अनुचित उपयोग करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द ट्राइबल पीपल हैड नो रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड। अंग्रेज़ों ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया कि ट्राइबल कम्युनिटी का इस जंगल की ज़मीन को यूज़ करने का कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है या मालिकाना रिकॉर्ड नहीं है। एंड टूक अवे देयर लैंड, अंग्रेज़ों ने क्या किया, ट्राइबल लोगों से उनकी ज़मीनें ले ली। मोस्टली फॉरेस्ट एंड हिल एरिया, जितने भी जंगल थे और हिल एरिया थे वो सभी ले लिए। द लैंड वॉज गिवन टू जमींदार, वो ज़मीनें जो थी वो जमींदारों को दे दी गई। हु वर यूजुअली आउटसाइडर बेस्ड इन द सिटीज़, अधिकतर वो सारे के सारे आउटसाइडर थे जो कि शहरों में रहते थे। अलॉन्ग विद द लूजिंग the land, the tribal people lost their right to the product of this area too। जैसे ही ज़मीनें उनके हाथ से गई तो ट्राइबल लोग उस ज़मीनों से प्रोडक्शन जो लेते थे जंगलों से वो भी नहीं ले पा रहे थे। दे वर फोर्स टू वर्क ऑन एग्रीकल्चर लैंड, और इस तरह मजबूर होकर वो एग्रीकल्चर लैंड पर काम करने लग गए। अंडर द जमींदार्स एंड पे हाई रेवेन्यू, जमींदारों के ज़मीनों पर वो लोग
खेती करने लग गए और हाई रेवेन्यू यानी कि टैक्स देने लग गए। टू पे द रेवेन्यू, इस रेवेन्यू को पे करने के लिए दे ऑफन बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर, कई बार वो मनी लैंडर से पैसा भी उधार लेते थे एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैन दे फेल टू रीपे द लोन, जब लोन दे नहीं पाते थे वो लोग, द बर्डन ऑफ डेट पासिस ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और इसका कर्जा जो है अगली जनरेशन पर चढ़ जाता था। और कई बार जो दिस मेनी ट्राइबल फैमिली बिकेम द बॉन्डेड लेबर, और इस तरह से जब वो कर्जा उतार नहीं पाते थे वो लोग बंधुआ मजदूर बन जाते थे। द ट्राइबल पीपल बिगेन टू इंक्रीजिंगली रिसेंट द एंट्री ऑफ आउटसाइडर, धीरे धीरे वो लोग आउटसाइडर को डिकूज बोला करते थे लोकल लैंग्वेज में, तो इन डिकूज लोगों का उन लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट जो कौन कौन लोग थे जिनका वो लोग विरोध करने लग गए थे, तो ऑफिशियल लोग, ट्रेडर्स, मनी लैंडर, कॉन्ट्रैक्टर भी था वो भी, इन सभी लोगों का जो उनकी ज़मीनों पर आकर के काम कर रहे थे उनका उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। The British also made several attempts to westernize the tribal people through their activity in the tribal region. अंग्रेज़ों ने क्या किया, बहुत सारे वेस्टर्नाइज अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी स्टार्ट की जिससे कि उनको ट्राइबल लोगों को वेस्टर्नाइज करना स्टार्ट कर दिया, स्कूल खोलना स्टार्ट कर दिया, चर्च बनाना स्टार्ट कर दिया। अंडर देयर इन्फ्लुएंस मेनी ट्राइबल ग्रुप वर ग्रेजुअली मेड टू अबंडेंट देयर ट्रेडिशनल कल्चर एंड रिलीजियस बिलीव्स, और उनके इन्फ्लुएंस, उनके प्रभाव में आने के बाद बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो थे उन्होंने अपने ट्रेडिशनल जो कल्चर था, रिलीजियस बिलीव्स थे, उनको छोड़ दिया एंड एम्ब्रेस वेस्टर्न आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस, और इस तरह से उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज़ और प्रैक्टिस को गले लगा लिया। तो जब ब्रिटिश जब इंडिया आए तो जब उन लोगों ने इस तरह से ट्राइबल लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत सारे रिवोल्ट हुए इस रीजन में, बहुत सारे। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट वाज द रिवोल्ट बाय द चूरास, जो कि वेस्ट बंगाल में था, 1768 में हुआ था। सम अदर रिवोल्ट, उसमें से है मालपहाड़िया रिवोल्ट, राजमहल हिल्स में हुआ, जो कि 1772 में कोल्स रिवोल्ट हुआ। फिर इसके बाद संथाल को भी लें, मुंडा लें, ओराव रिवोल्ट लें, ये सारे रिवोल्ट हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो स्टूडेंट आज बस इतना ही। इस चैप्टर में हमें 3 रिवोल्ट के बारे में पढ़ना है, संथाल रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट एंड खासी रिवोल्ट। तो अगले वीडियो में हम ये रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग बुक को प्रॉपरली पढ़ेंगे।